हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त बस तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर, क्योंकि जो पिछला चैप्टर अपना मोशन इन द प्लेन वो कंप्लीट हो गया था। तो जो नया चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो अपने को देखना है आज लॉज ऑफ मोशन को देखना है। लॉज ऑफ ये क्या हो रहा है, चलते हैं। हाँ, लॉज ऑफ मोशन को देखना है। लॉज ऑफ मोशन होता क्या है? जैसे देखो, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो डायनेमिक्स में आ रहा था। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में रहता है उसके बारे में हम पढ़ाई करते तो स्टैटिक होता है। कोई चीज़ अगर मोशन में है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो होता है डायनेमिक। तो हम लोग देखे थे पहला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा जो है मोशन इन अ प्लेन। तो मतलब मोशन हम लोग देख चुके थे, मतलब हम लोग डायनेमिक के बारे में बात कर चुके थे। अब जो तीसरा चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो किस वजह से वो मोशन में है, मतलब वो मोशन में कैसे आया है। वो जो रीज़न हम लोग पढ़ते हैं कि किस वजह से कोई चीज़ मोशन में आ रहा है, वही रीज़न को हम लोग काइनेमेटिक्स में रखते हैं। तो अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है काइनेमेटिक्स, मतलब जो फिजिक्स का एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन को। अब लॉज ऑफ मोशन में वही बात हो गया कि इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोशन। जो भी हम बात की उसी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में हम लोग देखेंगे? कॉज ऑफ मोशन। कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो भाई किस वजह से वो मोशन में है। जैसे मान लो अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे रखे हैं तो ये तो रखा ही रह जाएगा जीवन भर, लेकिन अगर इसको हम मोशन करा रहे हैं तो किस वजह से ये मोशन में आ रहा है, यही अपने को जानना है इस चैप्टर में। और जब ये जानने के तरफ निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला तो पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, लेकिन जब मैं ढूंढने को ज़माने में कॉज ऑफ मोशन निकला तो पता चला मैं एक रीज़न पे जाके पहुंचा। वो क्या था रीज़न? वो रीज़न था फोर्स। तो वही बात होगा कि इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोशन एंड इट विल बी फाउंड दैट अ बॉडी एट रेस्ट मे बी सेट इनटू मोशन। कह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है उसको हम लोग मोशन में ले आ सकते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा भी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में भी ले आ सकते हैं। और किस वजह से लाएंगे? व्हेन सम फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ले आ सकते हैं, रेस्ट में है तो मोशन में ले आ सकते हैं। तो ये जो जिस वजह से ये हो रहा है उस चीज़ को क्या बोलते हैं? वजह तुम हो। तो वजह क्या है? वजह है अपने पास फोर्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब पूरा फोर्स से रिलेटेड ही ये चैप्टर होगा अपने पास। आप एक एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है कि टू मूव फुटबॉल एट रेस्ट, मतलब कोई फुटबॉल अगर रेस्ट में है उसको अगर मूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको किक करना पड़ेगा। बिना फूंक मारो किक करो कुछ, मतलब पीछे से उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। वो जो एफर्ट है वही एफर्ट है अपने पास फोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का एक बेसिक डेफिनेशन देख ले कि होता क्या है। तो फोर्स क्या है? एक एक्शन है जिसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पुश या पुल के फॉर्म में। तो फोर्स इज एन एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी विच टेंड टू प्रोड्यूस। तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो अब देखो एक एक करके बात कर लीजिए। फोर्स का एक एक्शन है, वो भी एक्शन किस फॉर्म में है? तो या तो पुश के फॉर्म में है या तो पुल के फॉर्म में है। वो भी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। कोई बाहर का जो पार्टी है वो इसको एग्जर्ट करेगा, और इसके वजह से क्या क्या होगा वो देखा जाए। तो इसके वजह से क्या होता है? विच टेंड टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको क्या कर देगा? उसको ये मोशन में ले आ देगा। तो एक जादू कर दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको किस में ले आ देता है? मोशन में ले आ देता है। दूसरा काम क्या कर सकता है? स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको रोकने के भी काम में ले आ सकते हैं। किसको? हम लोग फोर्स को। फोर्स से उसको हम रोक भी सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तो हम फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकता है? चेंज द शेप। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका अगर हमको शेप बदलना है तो हम फोर्स लगा के उसके शेप को भी बदल सकते हैं। तो कई सारा काम कर सकता है फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया? एक तरह से पुश या पुल हो गया। किसके द्वारा? किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? तो कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट में मोशन ले आ सकता है, मोशन ऑब्जेक्ट में रेस्ट में ले आ सकता है, किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी चीज़ का शेप चेंज कर सकता है। तो ये सब फोर्स का काम। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन। सिंबल क्या हो गया उसका? कैपिटल एन।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी समझ आएगा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। और फोर्स का डेफिनेशन। अब फोर्स का डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया जैसे देखो, जब मोशन चैप्टर के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो मोशन चैप्टर को सबसे पहले एरिस्टोटल करके एक साइंटिस्ट थे, वो शुरू किए थे। शुरू करने का मतलब वो उस चीज़ को पढ़ रहे थे, उनको उस चीज़ का जिज्ञासा था कि भाई ये होता क्या है, कैसे होता है, कोई चीज़ मोशन कर रहा, मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है इसके पीछे रीजन। तो ये सब सबसे पहले एरिस्टोटल देख रहे थे। एरिस्टोटल के बाद गैलीलियो साइंटिस्ट थे, जो गैलीलियो में बहुत ज़्यादा काम किए हैं मोशन चैप्टर। मोशन कहने का मतलब क्या है कि मतलब किस तरीके का मोशन कर रहा है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज़ काम कौन किया, गैलीलियो काम किए। उसके बाद अपने अगले हीरो आते हैं न्यूटन। न्यूटन क्या किए हैं, न्यूटन उन सारे जो ये लोग मेहनत किए हैं उस मेहनत को कुछ नियम में ले आ दिए हैं। कहने का मतलब क्या है, कंक्लूड किए हैं न्यूटन। इसलिए हम लोग न्यूटन को ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू एरिस्टोटल या गैलीलियो। लेकिन अगर बात किया जाए शुरू कौन किया, तो शुरू किए थे एरिस्टोटल। उसके बाद इस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका रहा, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा गैलीलियो का। अगर शायद गैलीलियो ना होते तो हो सकता है हम लोग मोशन ना पढ़ रहे होते। क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि जैसे न्यूटन क्या किया, न्यूटन किसी भी चीज़ में, तुम लोग किसी भी फील्ड में देखिएगा, लाइट में भी न्यूटन है, फिर मोशन में भी न्यूटन है। तो न्यूटन कहीं पे भी हैं तो वो कोई चीज़ अपना शुरू करके नहीं किए, वो देखे हैं कि दुनिया में ये चल रहा है, उसको कंक्लूड कर दिए। कंक्लूड कैसे, कुछ नियम ले आके कंक्लूड कर दिए, कुछ कंक्लूजन उस पर दे दिए कि भाई अब यहाँ पे ये सेवा समाप्त होता है। तो न्यूटन उस चीज़ को कंक्लूड कर दिए, एक तरह से उसका रिजल्ट दे दिए। तो जब रिजल्ट दे दिए इसलिए न्यूटन का ज़्यादा नाम है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इनर्शिया के बारे में, तो इनर्शिया होता है क्या है, तो गैलीलियो जो है स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो सबसे पहले गैलीलियो क्या करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो मोशन के बारे में पढ़ाई करते करते वो क्या क्या दिए, तो एक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट दिया और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। और पिछले चैप्टर में हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर भी तो पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर था, उसी में रिलेटिव वेलोसिटी था, उसी में एक्सेलरेशन था, फ्री फॉल था उसी में। तो जो फर्स्ट चैप्टर का मोटा मोटा चीज़ वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा दिया गया है, गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। और इनर्शिया जो टर्म है वो भी मतलब इनर्शिया के बारे में भी कौन बताया, गैलीलियो ही बताया है। अब इसमें होता क्या है और ये कैसे किए थे, ये सारा चीज़ कैसे कंक्लूड किए थे, वो अब बात कर लेते हैं हम लोग। वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट, और उसी इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट में वो इनर्शिया के बारे में बताए थे। अब इसमें होता क्या है इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट में, जैसे वो कई सारा शेप का प्लेन रखते थे। जैसे मान लो ये हो गया एक इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे हो गया इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे हो गया इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे हो गया इंक्लाइंड प्लेन। तो कई सारे इंक्लाइंड प्लेन वो रखते हैं अपने पास और उस पर एक ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब बॉल वॉल कुछ भी हो गया, एक मोशन शुरू करते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मोशन कराएं, एयर रेजिस्टेंस हटा दें, तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमेशा मोशन करता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। जैसे कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसको हम ये जो सरफेस है इसको हम फ्रिक्शनलेस बना दें। फ्रिक्शनलेस कैसे बना दें, ऑयल करके ग्रीसिंग करके हम फ्रिक्शनलेस बना दें। और साथ में इसको एक चैम्बर में बंद कर दिए जहाँ से हम पूरा एयर निकाल लिए, मतलब वैक्यूम क्रिएट करा दिए। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मोशन कराना शुरू करें, मतलब कोई बॉल है उसको मोशन शुरू करा है। तो ये जो बॉल है यहाँ से हम मोशन शुरू करा रहे हैं तो वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, मतलब ये बॉल हमेशा ऐसे मोशन करता ही रहेगा, जीवन भर मोशन करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो गैलीलियो का यही कहना था कि अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है किसी बॉडी पे तो वो कंटिन्यू करेगा वो अपना स्टेट को रखना। और स्टेट क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है या फिर यूनिफॉर्मली मोशन हो सकता है। कहने का मतलब ये तो अभी हम मोशन का एग्जांपल बता दें। अब जैसे मान लो ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, तो आजीवन ये अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक ये रेस्ट में रह सकता है अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब। वही बात यहाँ पे अगर इसको मोशन में कर दिए तो ये जीवन भर मोशन में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम नहीं करते हैं। तो वही बात गैलीलियो कहना था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो जो बॉडी है वो अपना स्टेट को मेंटेन रखेगा। कौन सा स्टेट, तो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। इसी चीज़ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया में ये कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो वो अपना स्टेट जो है रेस्ट का या स्टेट जो है मोशन को वो हमेशा कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को ही दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्ट करना मतलब रोकना, किसमें, चेंज ऑफ स्टेट में। चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या तो स्टेट ऑफ मोशन होगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है
जैसे अगर तुम लोग कभी शादी ब्याह में गया होगा या कहीं पे भी कभी ऐसा हुआ है क्या तुम लोग के साथ, गाड़ी को धक्का मारना पड़ा हो, गाड़ी मतलब हम यहाँ बड़े गाड़ी के बारे में बात करें, 4 व्हीलर वगैरह, बस वगैरह, कभी धक्का मारा है क्या उसको तुम लोग? कभी मार के देखना, जब गाड़ी रुका हुआ है, बस हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, अगर वो रुका हुआ उसको अगर हम धक्का मार रहे हैं तो उस समय जो हमको ताकत लगाना पड़ा वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जब वो मोशन में आ जाएगा। जैसे ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब जैसे ये है, ये है, ठीक है, ये रेस्ट में, इसको अगर हम धक्का मार रहे हैं तो हमको स्टार्टिंग का ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये मोशन में आ जाएगा तो हमको फिर अपना ताकत थोड़ा कम करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या, वो रेस्ट में था, वो चाहता है रेस्ट में ही रहना, तो इसलिए वो उस पर हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आ जाएगा तो उसका स्टेट चेंज हो गया, तो जो रेजिस्ट कर रहा था वो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे है, इसको हम लोग फ्रिक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, उसका इनर्शिया बोल देंगे। तो इनर्शिया क्या है, अगर इनर्शिया का प्रॉपर अगर डेफिनेशन बोला जाएगा तो इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया कोई भी बॉडी जो है अपने स्टेट में जो चेंज ले आने में रेजिस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं उस बॉडी का इनर्शिया। अब इनर्शिया यहाँ पे ना कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तुम अच्छा है खराब है, वैसे इनर्शिया उस बॉडी का प्रॉपर्टी, जैसे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, ये तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है, वैसे इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो हम है और हमसे डबल में कोई हट्टा कट्टा बंदा आ जाए, बंदा मतलब लड़का लड़की कोई भी आ जाए, वो खड़ा है, उसको धक्का दे के गिराना और हमको धक्का दे के गिराना, तो भाई मेरे को धक्का दे के गिराना आसान होगा क्योंकि मेरा जो मास है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डैट गाय। तो उसके कंपैरिजन में मेरा मास अगर कम है तो जो मेरा इनर्शिया है वो भी कम है, और जो हम रेजिस्ट करेंगे वो भी कम करेंगे। वो जो रेजिस्ट करेगा वो ज़्यादा करेगा, उसके पास जो मास है वो ज़्यादा है। समझ आ रहा बात? तो इनर्शिया क्या है, एक तरह से फिजिकल इनर्शिया जो है एक तरह से बॉडी का प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस चीज़ को जरूर याद रखना कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। और इनर्शिया को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि इनर्शिया कांट बी मेजर्ड, ठीक। और ग्रेटर द मास, अभी एग्जांपल हम दिए, ग्रेटर द इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो ओवरऑल इनर्शिया और फोर्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे, कितने तरीके का इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो इनर्शिया एंड इट्स टाइप, तो इनर्शिया 3 तरीके का होता है। सबसे पहले है अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोग गाड़ी में तो बैठ रही होगा, वैसा नहीं है, इतना भी तुम लोग गरीब नहीं है कि गाड़ी में नहीं बैठा होगा, मजाक है, ऐसे सीरियस नहीं लेना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर हम किसी भी गाड़ी पे बैठे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रेन वगैरह किसी भी चीज़ पे हम बैठे हैं, किसी भी व्हीकल पे हम बैठे हैं और वो अचानक मोशन में आ जाए, या फिर वो चल रहा है नॉर्मली चल रहा है, अचानक वो एक्सेलरेट कर दे, तो हमारा बॉडी जो है, देखो फिलहाल अगर हम बैठे हैं तो हम किस में हैं, हम स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक। और अगर अचानक जिस चीज़ पे हम बैठे हैं, जिस व्हीकल पे हम बैठे, अचानक एक्सेलरेट कर दिया, अचानक मोशन शुरू कर दे, तो मेरा बॉडी कुछ ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। तो ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ये किस वजह से होता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में है, हम रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन उस एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से, उस एक्सेलरेशन की वजह से, उस मोशन की वजह से मेरा बॉडी जो है पीछे की तरफ जर्क में आ गया, पीछे की तरफ चला गया। तो ये जो चीज़ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट टू मूव सडनली देन द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल बैकवर्ड। बैकवर्ड किस वजह से जा रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, मतलब जो हमारा बॉडी और रेस्ट में रहना चाह रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। लेकिन उस मोशन की वजह से हम उसको रेजिस्ट करना चाहते हैं, देखो वो आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम उसको रेजिस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जिस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया तो उसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन भी आ जाना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लो कोई चीज़ मूव कर रहा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रुका हुआ था, अचानक मूव किया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में कोई चीज़ मूव कर रहा होगा, रुक जाएगा। तो कोई चीज़ मूव कर और अचानक कोई ब्रेक मार दे, तो अचानक कोई जब ब्रेक मारेगा तो हम आगे की तरफ फॉल करेंगे क्या, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जब मूव कर रहा है, मतलब जो व्हीकल मूव कर रहा है, तो हमारा बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में, मतलब हमारा बॉडी भी मूव कर रहा है मोशन में, और वो रोक दिया अचानक, तो हमारा बॉडी आगे, मतलब हमारा मोशन में ही जाना चाहता है, वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है कि भाई हमको रुकना नहीं है। तो ये जो मोशन में जाना चाह रहा है इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि उस बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था उस समय जब मोशन कर रहा था। तो वही बात हो गया, व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन इट जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब कोई चीज़ रुकता है तो अचानक हम लोग आगे आ जाते हैं। तो ये जो आगे आना होता है किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है।
तो उम्मीद करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी समझ आया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ आएगा। अब हम लोग चलते लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि बारिश का पानी तुम लोग देखा ही होगा, ये जब बारिश होता है, अभी कुछ दिन पहले तूफान वगैरह भी आया था, कुछ दिन पहले परसों ही आया था ना शायद, हाँ परसों ही आया था। तो बारिश तो नहीं हुआ लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रहा था। तो हवा हो जाए, बारिश हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। ब्लोइंग होता है, ब्लोइंग ऑफ विंड हो गया या फिर रेनफॉल हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो वर्टिकली गिर जाएगा या तो किसी एंगल पे गिरेगा। तो जब कभी बारिश किसी एंगल पे गिर रहा है या फिर हवा किसी एंगल से बह रहा है, तो ये सब जो चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कैसे, जैसे मान लो अगर बारिश ऐसे फॉल कर रहा है तो हम छाता सीधा थोड़ी रखेंगे, हम छाता ऐसे बेंड करके रखेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो जो बारिश किसी पर्टिकुलर एंगल पे फॉल कर रहा है, ये है उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और जो बारिश है अपना एंगल चेंज नहीं कर सकता। अगर इसको अपना एंगल चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल एजेंसी ले आना, वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो जाएगा, विंड। जब हवा बहने लगे तो हो सकता है कि ये बारिश ऐसे गिरने लगे, लेकिन अगर मान लो बारिश इस तरीके से फॉल कर रहा है या फिर हवा की वजह से बारिश इस तरीके से फॉल कर रहा है, बारिश को गिरना ऐसे था लेकिन हवा की वजह से बारिश इस तरीके से फॉल कर रहा है, तो उसके पास उस समय क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एक होता ना गेम, या फिर हम लोग बचपन में खेलते थे जिसको बोलते थे सेका सेकी ठीक है, सेका सेकी बोलते थे। सेका सेकी क्या होता है कि बॉल है, बॉल से किसी को मारना है, मारने का मतलब जैसे सब भाग रहे हैं, मेरे पास बॉल है, हम उसको मारें, वो अगर बॉल पकड़ लिया तो वो किसी को मारा, तो हम लोग इसको सेका सेकी बोलते थे। सेका सेकी इसलिए बोलते थे क्योंकि मारने पे पूरा लाल लाल गरम गरम हो जाता, तो इसलिए सेका सेकी। तो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हम बॉल तुम्हारे तरफ फेंक रहे हैं तो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उसके पास क्या उस समय इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। फिर अगले को बॉल मिल गया, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका तो बॉल उस डायरेक्शन में मोशन करे, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस समय उसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो उम्मीद करते हैं इनर्शिया का सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, जो इस चैप्टर के हीरो हैं उनको पढ़ लिया जाए। तब तक रोकते हैं, साफ करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या बात करना है अपने को, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होता है कि न्यूटन बिल्ट अपॉन द आइडिया ऑफ गैलीलियो। अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं कि जो न्यूटन है कहीं ना कहीं किसके, गैलीलियो के आधे अधूरे काम को पूरा किए हैं एक तरह से। तो वही बात हो गया कि न्यूटन बिल्ट अपॉन द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का फाउंडेशन क्या है, न्यूटन, लेकिन किसके आइडिया को लेके, मतलब किसके ऊपर काम करके, तो गैलीलियो का जो भी काम था आधा अधूरा था, पूरा काम नहीं था। तो गैलीलियो के आधे अधूरे काम को जो मोशन में था उसको वो पूरा करके एक नया ब्रांच ले आते हैं जिसको बोला जाता है मैकेनिक्स। ही एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड फॉर्मुलेटेड 3 लॉज ऑफ मोशन। और गैलीलियो के आइडिया को ही आगे एक्सटेंड करके 3 लॉ देते हैं, ये 3 लॉ ऑफ मोशन जिसको बोला जाता है। तो कौन कौन सा लॉ ऑफ मोशन है देख लीजिए एक एक करके। तो सबसे पहला जो लॉ है जो उसको बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो न्यूटन का पहला लॉ है वो किसको रिलेट करता है, तो रिलेट करता है इनर्शिया को। ये चीज़ ध्यान रखना है, तो पूरा ब्लैक हो गया। तो अरे यार, न्यूटन का जो पहला लॉ है वो किसको रिलेट करता है, इनर्शिया को। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो किसको रिलेट करेगा, इनर्शिया को। तो इसमें क्या होता है, तो वही बात है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यही बात हम लोग पहले की, वही बात यहाँ पे करना भी अपने को। तो एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, जो क्या है अपने पास, फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। तो कहने का क्या मतलब हो गया, वही बात कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने वो स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो ये जो पहला नियम है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग क्या हो गया, जैसे मान लो अगर कोई ये है हॉर्स राइडर है, उसका घोड़ा अचानक रुकेगा, तो अचानक रुकेगा तो हॉर्स राइडर क्या होगा, आगे की तरफ फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा, क्योंकि भाई पहले वो इनर्शिया ऑफ मोशन में था, फिर किस में आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गया, तो इसी वजह से वो आगे की तरफ फॉल करेगा। तो जो भी ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिखे हैं, हम 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, होने को सैकड़ों एग्जाम्पल है। हेलीकॉप्टर जा रहा है, 2 चक्का वाला हेलीकॉप्टर ये। हाँ, सेकंड क्या, हीटिंग अ कारपेट। तो देखो होता क्या है कि अक्सर जब ये
अपने को घर पे रज्जा गदाई ये सब जो है उसका सफाई का जिम्मेदारी मिल जाता है। वो कैसे साफ़ करते हैं हम लोग, तो किसी रस्सी वगैरह पे उसको टांग दिया जाता है और उसको लकड़ी से मारा जाता है। तो जब लकड़ी से हम मारते हैं, क्यों मारते हैं भाई? बिगड़ गया है वो, की आदत ख़राब हो गया उसका, गंदा हो गया। तो कैसे गंदा हो गया, तुम अब सुधार देंगे हम, ये नहीं ना करते हम लोग। तो उसको हम लोग मारने के पीछे कारण नहीं है। जैसे मान लो ये अपने पास वो गद्दा है, वो रजाई है, वो कारपेट है, इसको जब हम मारेंगे तो मारने से क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो गंदगी है वो वहीं पे रह जाएगा। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। जैसे हुआ क्या, ये सबसे पहले गंदगी और कारपेट एक ही जगह था, लेकिन जैसे हम कारपेट को हिट करेंगे तो कारपेट तो पीछे जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो गंदगी है वो अपनी जगह पे रह जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे रहना चाहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी जगह पे रहना चाहेगा और नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से कारपेट का सफाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग ऑफ ए कारपेट। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्वाइन ऑन अ पेज। क्वाइन ऑन अ पेज कहने का क्या मतलब है, जैसे ये पेज है, इसके ऊपर एक क्वाइन रखें हम लोग और पेज को अचानक से खींचेंगे तो क्वाइन अपने जगह पे गिरेगा, पेज के साथ नहीं आएगा। जैसे क्वाइन है ये तो उन्होंने देखा होगा वीडियो में, कई सारे एक्सपेरिमेंट है, बॉटल वॉटल भी रख के भी कर सकते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट। तो ये भी किस वजह से, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि जो क्वाइन है वो किस स्टेट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, वो किस में रहना चाहेगा, उसी में रहना चाहेगा जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जब हम अचानक पेपर को खींचते हैं तो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, केवल पेपर बाहर आ जाता है, तो इसलिए वो वहीं पे गिर जाता है। चौथा एग्जांपल हो गया एथलेटिक रनिंग बिफोर लॉन्ग जंप। देखा होगा कोई भी अगर एथलीट्स है, वो लॉन्ग जंप अगर करना चाहता है तो पहले दौड़ता है। दौड़ने का कारण क्या है, जब वो दौड़ता है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आता है, जिसके वजह से अगर वो कूदेगा तो उसका बॉडी थोड़ा और आगे दूर तक जाएगा। तो इसीलिए जो भी ये जो लॉन्ग जंप वगैरह करते हैं वो पहले एक रनअप लेते हैं, तो रनअप से उनके पास क्या आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन आता है। जैसे वो अगर खड़े खड़े जंप करेंगे तो उतना दूर नहीं जा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जितना वो दौड़ के कर रहे हैं, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन उनके पास आ जाता है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल होगा जिसको तुम लोग ऐसे तोड़ के रिलेट समझ कर पाएगा, जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन में तोड़ पाएगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यही था और एग्जाम्पल भी बता दिया। अब हम लोग चलते किस पे, सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, दिस लॉ रिलेट दी, ये किसको रिलेट कर रहा है, रिलेट द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी बट वी हैव टू स्टडी अबाउट मोमेंटम फर्स्ट। तो ये जो लॉ है किसके बारे में बात करेगा, फोर्स के बारे में बात करेगा। ये तो जादू हो जाएगा। तो ये लॉ जो है फोर्स के बारे में बात करेगा, लेकिन उससे पहले अपने को क्या बात करना पड़ेगा, तो उससे पहले अपने को मोमेंटम के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक सिंपल डेफिनेशन याद रख दिया किस तरह, ये फॉर्मूले से दिया जाएगा, P इज इक्वल्स टू mv। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे सिंबलाइज करते हैं, P से, और ये हो गया mv, कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फोर्स के बारे में बात करने से पहले किसके बारे में बात करना पड़ेगा, मोमेंटम के बारे में बात करना पड़ेगा। तो मोमेंटम हम लोग देख लिए, और ये जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले न्यूटन ले आए थे। किस लिए ले आए थे, मेजर करने के लिए क्वांटिटिव इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज़ पे, इसको जानने के लिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ले आए थे। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है ये हम लोग जान गए। अब सेकेंड लॉ को जाना जाए कि सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो सेकेंड लॉ का कहानी यह है कि जो टाइम रेट चेंज होता है मोमेंटम का किसी भी बॉडी के लिए, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या हो गया, dp अपॉन में dt। ठीक है, या डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, मतलब या p अपॉन में t, ये जो p अपॉन t है ये टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है। और चेंज बात करना है तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होगा या dp अपॉन dt होगा। ये टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग मोमेंटम का चेंज देख रहे हैं। वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, dp अपॉन में dt। ये हो गया। अभी हम लोग देखें हैं p का फॉर्मूला। p का फॉर्मूला क्या, पहले तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लें। 1 मिनट का समय दो थोड़ा सा, चले गए थे पानी के लिए। पानी सब देखना पड़ता ना यार, पानी वानी का भी दिक्कत है इधर जहाँ मेरा कर्म भूमि है, दिक्कत है पीने वाला पानी के लिए। ये जो नल वाला सप्लाई नहीं पी सकते तो लेना पड़ता है, वही आया था तो लेने चले गए थे। हाँ, हो गया मेरा कहानी। अब यहाँ पे बात करते, क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो बात कर रहे थे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट ले आना पड़ेगा जे के। तो के क्या है अपने पास, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो कुल मिला के जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ये लिखा जा सकता है। एक तो फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ।
जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अब हमको फोर्स का एक और फार्मूला मालूम है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, F=ma। ये फार्मूला कैसे आएगा, तो इस फार्मूले को भी ले आ देते हैं हम लोग। तो भाई मेजर ऑफ फोर्स करना है, तो हम लोग ये मान लिए कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, p वेलोसिटी से, तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मास m है जिसके पास v वेलोसिटी, तो उसके पास मोमेंटम होगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग को ये भी मालूम है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, dp/dt। तो यहाँ पे p का वैल्यू इस्तेमाल किया जाए यूजिंग p, तो p का वैल्यू इस्तेमाल करने पे क्या मिलेगा, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये मालूम है कि ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, a। तो कुल मिला के जो फोर्स का फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, m/a। तो दो फार्मूला अपने पास फोर्स का आ गया, एक आ गया F=dp/dt, एक आ गया F=m। तो जिस हिसाब से जो ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा, अब यूनिट क्या होता है, तो यूनिट तो मालूम है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो Fx, अगर केवल x वाला कंपोनेंट बात करना है तो ma(x) हो जाएगा, एक्सेलरेशन x में। अगर मोमेंटम से रिलेट करना तो Fx=dp/dt x में हो जाएगा। सेम कहानी y में है, सेम कहानी z में। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट लॉ भी समझ आएगा, सेकंड लॉ भी समझ आया होगा। अब इन दोनों लॉ पे, मतलब जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो है 4.1, 4.5, 4.6, 7, 8, 10, 11 और 12। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसी के बेस पे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई शुरू करो भाई, पढ़ते लिखते रहो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।